गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे नियो डार्विनिज्म और मॉडर्न कंसेप्ट और सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। ठीक है, तो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था म्यूटेशन थ्योरी। ठीक है, तो अभी तक हमने तीन थ्योरीज पढ़े हैं। थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन के तीन थ्योरीज पढ़े हैं। पहला थ्योरी हमने पढ़ा लेमार्क थ्योरी, लेमार्क थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। सेकंड थ्योरी हमने पढ़ा डार्विन थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन या डार्विनिज्म। थर्ड थ्योरी हमने पढ़ा म्यूटेशन थ्योरी या ह्यूगो डीवेरिस थ्योरी। और जो हमारा लास्ट थ्योरी है थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन या मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ इवोल्यूशन या नियो डार्विनिज्म जिसे कहा जाता है। ठीक है, नियो डार्विनिज्म। अब जो नियो डार्विनिज्म है ये एक्चुअली इट इज अ मॉडिफाइड वर्जन ऑफ थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है, डार्विन थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन के जो मॉडिफाइड वर्जन है, ठीक है, उसको डार्विन थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन को मॉडिफाई करके ये नियो डार्विनिज्म थ्योरी या मॉडर्न थ्योरी दिया हुआ है। ठीक है, तो नियो डार्विनिज्म इज अ मॉडिफाइड वर्जन ऑफ थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। और या ये भी कह सकते हैं इट इज अ सॉर्ट ऑफ रिकन्सिलिएशन बिटवीन डार्विन एंड म्यूटेशन थ्योरी। तो ये डार्विन और म्यूटेशन थ्योरी, जो ह्यूगो डीवेरिस ने म्यूटेशन थ्योरी दिया था, उनको कंबाइन करके ये थ्योरी बनाया है नियो डार्विनिज्म या मॉडर्न कंसेप्ट या सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। अब जो नियो डार्विनिज्म के तीन पॉस्टुलेट्स है, ठीक है, डार्विन नियो डार्विनिज्म या मॉडर्न जो थ्योरी है इवोल्यूशन के, मॉडर्न थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन के तीन पॉस्टुलेट्स है। एक है जेनेटिक वेरिएबिलिटी, ठीक है, फर्स्ट इज जेनेटिक वेरिएबिलिटी, सेकंड इज नेचुरल सिलेक्शन, थर्ड इज मतलब आइसोलेशन। ठीक है, थर्ड इज रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। तो इसके तीन पॉस्टुलेट्स है नियो डार्विनिज्म के। तो नियो डार्विनिज्म इज अ मॉडिफाइड वर्जन ऑफ थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। नियो डार्विनिज्म क्या है? इज अ मॉडिफाइड वर्जन ऑफ थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। मॉडिफाइड वर्जन ऑफ थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। और ये क्या है? इट इज ए रिकन्सिलेशन, मीन्स कंबाइनिंग बिटवीन डार्विन एंड म्यूटेशन थ्योरी। डार्विन और म्यूटेशन थ्योरी को कंबाइन करके न्यू डार्विनिज्म थ्योरी बनाया है। ठीक है, और रिकन्सिलिएशन बिटवीन डार्विन्स एंड म्यूटेशन थ्योरी, डार्विन एंड म्यूटेशन थ्योरीज। ठीक है, अब इसके पॉस्टुलेट्स, नियो डार्विनिज्म या मॉडर्न थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन के पॉस्टुलेट्स, इसके कितने पॉस्टुलेट्स है? तीन पॉस्टुलेट्स है। ठीक है, थ्री पॉस्टुलेट्स है। फर्स्ट इज जो फर्स्ट है, फर्स्ट इज जेनेटिक वेरिएबिलिटी, जेनेटिक वेरिएबिलिटी। बी इज नेचुरल सिलेक्शन, नेचुरल selection. C is reproductive isolation, C is reproductive isolation. ये जो है मॉडर्न थ्योरी या सिंथेटिक थ्योरी है, ये सबसे मोस्ट एक्सेप्टेबल थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन है। ठीक है, इसमें मतलब जो डार्विन ने जो वेरिएशन के कॉजेस वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि सोर्स ऑफ वेरिएशन क्या होता है, कहाँ से वेरिएशन होता है, ये सब इस थ्योरी में एक्सप्लेन किया हुआ है नियो डार्विनिज्म में। ठीक है, मॉडर्न थ्योरी में। तो जो पहला पॉस्टुलेट है जेनेटिक वेरिएबिलिटी, हम पहले इसको डिस्कस करेंगे, फिर नेचुरल सिलेक्शन, फिर रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज जेनेटिक वेरिएबिलिटी। क्या है जेनेटिक वेरिएबिलिटी? जेनेटिक वेरिएबिलिटी तो जो मतलब वेरिएशन जो है, ठीक है, इसमें सोर्सेस ऑफ वेरिएशन या कॉज ऑफ वेरिएशन मतलब बताया है कि जो डार्विन थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन में डार्विन और डार्विन ने क्या किया था, डार्विन को सोर्स या उसके कॉज पता नहीं चला था कि वेरिएशन कैसे हुआ है, वो ही डिडंट एक्सप्लेन दी कॉज और सोर्स ऑफ वेरिएशन। तो
इसमें ये सारा कुछ क्या हुआ है, एक्सप्लेन हुआ है, ठीक है। तो मतलब जब स्टडी करते हैं तो ये पता चल गया कि जो हेरिडिटी और म्यूटेशन का जो यूनिट्स होता है, ठीक है, द यूनिट्स ऑफ बोथ हेरिडिटी एंड म्यूटेशन आर जीन्स। अगर मतलब जो हेरिडिटी और म्यूटेशन का यूनिट क्या होता है, कहाँ पे होता है, जीन्स में होता है। जीन्स कहाँ पे होता है, जीन्स लीनियर मैनर में क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होता है। जीन कहाँ पे प्रेजेंट होता है, क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होता है। तो जो the study showed that the unit of both heredity and mutation are genes which are located on the chromosome। ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, क्रोमोसोम पे, क्रोमोसोम में प्रेजेंट होता है। और हमें पता है कि मतलब मान लो एक स्पीशीज है, ठीक है, मतलब मान लो होमोसेपियंस है, हम ह्यूमन बींग्स होमोसेपियंस है। अब होमोसेपियंस के जो जीन पूल है, जीन पूल मीन्स होमोसेपियंस में जीन पूल मीन्स मतलब जितने भी सम ऑफ ऑल द जीन्स, जितने भी जीन्स है, ठीक है, और सारे होमोसेपियंस, मान लो स्पीशीज है होमोसेपियंस, उसमें जितने भी मेंबर्स है, ठीक है, होमोसेपियंस के मतलब ऑल द मेंबर्स, जितने भी मेंबर्स है, और उन मेंबर्स में सम ऑफ ऑल द जीन्स, उनको हम क्या कहा जाता है, उस जीन्स के सम को हम कहा जाता है जीन पूल ऑफ दैट स्पीशीज, मीन जीन पूल ऑफ होमोसेपियंस, ठीक है। द सम ऑफ ऑल द जीन्स ऑफ ऑल मेंबर्स ऑफ ए स्पीशीज कलेक्टिवली फॉर्म द जीन पूल ऑफ द स्पीशीज ऑफ दैट स्पीशीज, ठीक है। अब इसमें मैंने बताया कि जेनेटिक वेरिएबिलिटी में वेरियस सोर्स ऑफ जेनेटिक वेरिएबिलिटी या सोर्स ऑफ वेरिएशन या कॉज ऑफ वेरिएशन, जीन पूल के अंदर कॉज ऑफ वेरिएशन कैसे कैसे वेरिएशन आता है, कौन से सोर्सेज से, ये एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। तो इसमें क्या किया हुआ है, वेरियस सोर्सेज ऑफ जेनेटिक वेरिएबिलिटी इन अ जीन पूल आर, जीन पूल में कैसे वेरिएशन आता है, क्या सोर्सेस है, क्या कॉजेस है, ठीक है। जीन पूल मीन्स द सम ऑफ ऑल द जीन्स ऑफ ऑल मेंबर्स ऑफ अ स्पीशीज कलेक्टिवली फॉर्म द जीन पूल ऑफ दैट स्पीशीज, ठीक है। तो जीन पूल में वेरिएशन कैसे आता है, ठीक है, उस स्पेसिफिक स्पीशीज के अंदर उसके जीन पूल में कैसे वेरिएशन आता है, सोर्सेस क्या है, तो ये इसमें एक्सप्लेन किया हुआ है जेनेटिक वेरिएबिलिटी में। इसमें बहुत सारे सोर्सेस है, तकरीबन 7-8 सोर्सेस है, ठीक है। इसमें क्रोमोसोमल चेंजेस आता है, ठीक है, क्रोमोसोम्स के मॉर्फोलॉजी में चेंजेस आता है, न्यूमेरिकल चेंजेस आता है, या इमिग्रेशन की वजह से होता है, या जेनेटिक ड्रिफ्ट की वजह से होता है, या म्यूटेशन की वजह से आता है, रिकम्बिनेशन की वजह से आता है। तो ये जो सोर्सेस है वो डार्विन थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन में ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि सोर्स ऑफ वेरिएशन किसी स्पीशीज में अगर वेरिएशन आता है, चेंजेस आता है, तो वो चेंजेस कहाँ से आता है, ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए। लेकिन न्यो डार्विनिज्म में, जो मॉडर्न थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन में, ये चीज एक्सप्लेन किया हुआ है। तो सोर्सेस ऑफ वेरिएशन या कॉजेस ऑफ वेरिएशन इन ए जीन पूल आर, पहला हो सकता है क्रोमोसोमल एब्रिएशन, थ्रू क्रोमोसोमल एब्रिएशन। अब क्रोमोसोमल एब्रिएशंस में हमारा मतलब मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस या चेंजेस आता है, ठीक है। क्रोमोसोमल एब्रिएशंस में मॉर्फोलॉजिकल एंड न्यूमेरिकल चेंजेस दोनों आता है, ठीक है। मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस में क्या आता है, मान लो क्रोमोसोम में डिलीशन हो गया, या डुप्लीकेशन हो गया, या ट्रांसलोकेशन हो गया, या इन्वर्जन, ये सारे क्रोमोसोमल एब्रिएशंस में आएंगे। सेकंड कॉज ऑफ जो वेरिएशन है, सोर्सेज ऑफ वेरिएशन है, वो क्या है, न्यूमेरिकल क्रोमोसोमल चेंज इन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है, न्यूमेरिकल क्रोमोसोमल चेंज इन दी नंबर ऑफ क्रोमोसोम। अब इसमें मतलब नंबर ऑफ क्रोमोसोम में चेंजेस आता है, जो कि दिस में भी यूप्लाइडी हो सकता है या एन्यूप्लाइडी हो सकता है, या जो थर्ड जो सोर्सेस है म्यूटेशन की वजह से, जीन म्यूटेशन की वजह से भी क्या होता है, ये म्यूटेशन आता है, ठीक है, चेंजेस आता है, नई स्पीशीज बनता है। फोर्थ है रिकम्बिनेशन ऑफ जीन्स की वजह से बनता है, ठीक है।
सोर्स ऑफ वेरिएशन क्या है, रिकम्बिनेशन भी है। फिफ्थ है हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन की वजह से भी नई स्पीशीज बनता है या चेंजेस आता है, ठीक है। सिक्स्थ है वेरियस म्यूटेजेंस, जो फिजिकल म्यूटेजेंस या केमिकल म्यूटेजेंस होता है, वेरियस म्यूटेजेंस, ठीक है। म्यूटेजेंस की वजह से भी चेंजेस आते हैं और नए स्पीशीज बनते हैं, ये सोर्स ऑफ वेरिएशन है, ठीक है। नेक्स्ट है जेनेटिक ड्रिफ्ट, जेनेटिक ड्रिफ्ट की वजह से भी क्या आता है, म्यूटेशन आता है। जेनेटिक ड्रिफ्ट मीन्स सडन एलिमिनेशन ऑफ जीन्स फ्रॉम अ पॉपुलेशन, एलिमिनेशन ऑफ ए जीन्स फ्रॉम ए पॉपुलेशन, मतलब सडन मतलब जीन्स का एलिमिनेट होना किसी पॉपुलेशन से। फॉर एग्जांपल फ्लड की वजह से मान लो जीन एलिमिनेट हो गया, या सुनामी आने की वजह से जीन एलिमिनेट हो गया, इनको ये किस में आ जाता है, जेनेटिक ड्रिफ्ट में आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है न्यू स्पीशीज कैसे बनता है, इमिग्रेशन की वजह से भी बनता है, या वेरिएशन कैसे आता है, इमिग्रेशन के भी वजह से भी वेरिएशन आता है, ठीक है। तो ये है सोर्स ऑफ जेनेटिक वेरिएबिलिटी इन जीन पूल, ठीक है। ये है जेनेटिक वेरिएबिलिटी जो फर्स्ट पोस्टुलेट्स था नियो डार्विनिज्म में, ठीक है। सेकंड है नेचुरल सिलेक्शन। अब डार्विन थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन में हमने पढ़ा, सेकंड क्या है, नेचुरल सिलेक्शन। नियो डार्विनिज्म की बात नहीं कर रहे हम, डार्विन थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन जो सेकंड थ्योरी पढ़ा था लेमार्क थ्योरी के बाद। डार्विन थ्योरी में डार्विन ने कहा था कि नेचर उस ऑर्गेनिज्म को सिलेक्ट करेंगे या उस स्पीशीज को सिलेक्ट करेंगे जो कि इन्वायरमेंट में फिट हो, जो कि इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर सके, एडेप्ट कर सके, फुली स्ट्रगल कर सके। तो नेचर उस ऑर्गेनिज्म को क्या करेगा, सिलेक्ट करेगा और वो आगे जाके वो सर्वाइव करेगा। हमने ये कहा था डार्विन थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन में। लेकिन नियो डार्विनिज्म में या जो मॉडर्न थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन में नेचुरल सिलेक्शन किसके बेसिस पर ऑपरेट होता है, देखो। नेचुरल सिलेक्शन ऑफ नियो डार्विनिज्म ऑपरेट्स थ्रू डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन या कंपैरेटिव रिप्रोडक्टिव सक्सेस। इसमें नियो डार्विन थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन में डार्विन ने ये कहा था कि नेचर उस ऑर्गेनिज्म को सिलेक्ट करेगा जो कि इन्वायरमेंट में दूसरे ऑर्गेनिज्म से अच्छे से compete कर सके और वो फिट हो उस इन्वायरमेंट के लिए, ठीक है, फिट हो, अच्छे से अडेप्ट कर सके और दूसरे ऑर्गेनिज्म से अच्छे से compete कर सके। तो नेचर उस ऑर्गेनिज्म को सिलेक्ट करेगा और वही ऑर्गेनिज्म क्या होगा, सर्वाइव होगा। तो ये कहा था डार्विन थ्योरी में, ठीक है, नेचुरल सिलेक्शन में, डार्विन थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन में। लेकिन नियो डार्विनिज्म में नेचर किसे सिलेक्ट करता है, नेचर उसको सिलेक्ट करता है जिसका उस ऑर्गेनिज्म को सिलेक्ट करता है जिसका रिप्रोडक्टिव रेट ज्यादा हो, ठीक है। नियो डार्विनिज्म ऑपरेट्स थ्रू डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन और कंपैरेटिव रिप्रोडक्टिव सक्सेस। अगर किसी का रिप्रोडक्टिव रेट ज्यादा हो, रिप्रोडक्टिव सक्सेस ज्यादा हो तो नेचर उसको सिलेक्ट करेगा, ठीक है। तो नेचुरल सिलेक्शन operates through differential reproduction, and कंपैरेटिव रिप्रोडक्टिव सक्सेस। अब डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन जो स्टार्ट होता है, मतलब डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन जो होता है वो states that these members which are best adapted to the environment reproduce at higher rate, ठीक है। जो कि मतलब नेचुरल सिलेक्शन इसमें नियो डार्विनिज्म में जो डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन जिसका ज्यादा हो या रिप्रोडक्टिव रेट जिसका ज्यादा है वही नेचर सिलेक्ट करेगा। अब किसी मेंबर ऑफ स्पीशीज है या कोई भी इंडिविजुअल है, ठीक है, अगर वो इन्वायरमेंट में फिट है, एडेप्ट है,
ठीक है। वो क्या करेगा, अगर इन्वायरमेंट में एडेप्ट है, फुली एडेप्ट है या फिट है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा, रिप्रोड्यूस करेगा, रिप्रोड्यूस एट दी हायर रेट एंड प्रोड्यूस मोर ऑफस्प्रिंग। अगर उसका रिप्रोडक्शन रेट ज़्यादा है तो वो ऑफस्प्रिंग ज़्यादा रिप्रोड्यूस करेंगे, ठीक है, प्रोड्यूस मोर ऑफस्प्रिंग देन दोज विच आर लेस एडेप्टेड, जो कि लेस एडेप्टेड हो, ठीक है। तो so these contribute proportionally greater percentage of genes to the pool of next generation. अगर किसी मान लो किसी इंडिविजुअल का रिप्रोडक्टिव रेट, ठीक है, किसी इंडिविजुअल मान लो अगर इन्वायरमेंट में एडेप्ट है, फुल्ली फिट है, ठीक है, तो अगर इन्वायरमेंट में फिट है तो उसका रिप्रोडक्टिव रेट क्या होगा, ज्यादा होगा। रिप्रोडक्टिव रेट ज्यादा होगा तो रिप्रोडक्शन, वो ऑफस्प्रिंग ज्यादा से ज्यादा रिप्रोड्यूस करेंगे, तो वो जीन पूल के अंदर वो ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है देन दोज ऑफ विच आर मतलब लेस फिट, लेस एडेप्टेड इन द इन्वायरमेंट, ठीक है। तो इसका जनरेशन आफ्टर जनरेशन वो क्या होगा, सर्वाइव होगा, वो ऑर्गेनिज्म क्या होगा, सर्वाइव होगा, ठीक है। while less adapted individual produce fewer offsprings, वो मतलब कम ही ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, जिसकी वजह से वो एलिमिनेट हो सकता है, ठीक है। तो if the differential reproduction continues for a number of generations, then the genes of those individual which produce more offspring will become predominant in the gene pool of the population. तो अगर वो ऑर्गेनिज्म जो कि ज्यादा से ज्यादा ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करता है, ठीक है, तो वो जनरेशन आफ्टर जनरेशन ज्यादा से ज्यादा ऑफस्प्रिंग्स का प्रोड्यूस होंगे, रिप्रोड्यूस होंगे, तो उस पॉपुलेशन में वो डोमिनेट हो जाएगा, ठीक है। बाकी जो लेस रिप्रोड्यूस करने वाले ऑर्गेनिज्म वो एलिमिनेट करेंगे, जो मोर रिप्रोड्यूस करने वाले ऑर्गेनिज्म क्या होगा, डोमिनेट हो जाएगा एक स्पेसिफिक पॉपुलेशन में। तो नेचुरल सिलेक्शन न्यू डार्विनिज्म के अंदर इट एक्ट एज अ क्रिएटिव फोर्स, नॉट रिस्ट्रिक्टिव फोर्स, इट एक्ट एज अ क्रिएटिव फोर्स एंड ऑपरेट्स थ्रू कंपेरेटिव रिप्रोडक्टिव सक्सेस, ठीक है। अब जिसकी वजह से मतलब ये क्या होगा, नेचर उन ऑर्गेनिज्म को सिलेक्ट करेगा जिनका रिप्रोडक्टिव रेट, सक्सेस या रिप्रोडक्शन जो है वो ज्यादा हो, ठीक है, रिप्रोड्यूस if they reproduce more offspring, nature will select those organism, okay। तो वो ऑर्गेनिज्म जो जिनका रिप्रोडक्टिव रेट ज्यादा है, नेचर उसी को ही सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। अब एक्यूमुलेशन ऑफ नंबर ऑफ सच वेरिएशन लीड्स टू ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीशीज। फिर इसके बाद में जनरेशन आफ्टर जनरेशन ज्यादा से ज्यादा वो क्या करते जाएंगे, ऑफस्प्रिंग रिप्रोड्यूस करते जाएंगे, और उनमें कुछ ऐसे वेरिएशन भी मतलब एक्यूमुलेट होते जाएंगे, जिसकी वजह से नए स्पीशीज क्या होंगे, एराइज होंगे, ओरिजिन होंगे, ठीक है। तो ये सेकंड जो पोस्टुलेट से नेचुरल सिलेक्शन, इट एक्ट एज अ क्रिएटिव फोर्स इन न्यू डार्विनिज्म। थर्ड जो पोस्टुलेट से हमारे पास रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, ठीक है। ठीक है, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन इम्पोर्टेंट है, ठीक है। रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन मीन्स कोई भी ऐसा फैक्टर, ठीक है, एनी फैक्टर विच रिड्यूस द चांसेस ऑफ इंटरब्रीडिंग बिटवीन दी मतलब रिलेटेड ग्रुप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो मान लो आइसोलेटिंग मैकेनिज्म जिसे कहा जाता है, ठीक है। आइसोलेशन या रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन मीन्स अलग अलग होना, ठीक है। कोई भी ऐसा फैक्टर या कोई भी ऐसा कंडीशन जो कि मतलब रिलेटेड ग्रुप्स में इंटरब्रीड करने से रोकता है, ठीक है। कोई भी ऐसा फैक्टर या कोई भी ऐसा कंडीशन जो कि इंटरब्रीड करने से, रिलेटेड ग्रुप में इंटरब्रीड होने से क्या करता है, रोकता है, उनको आइसोलेटिंग मैकेनिज्म कहा जाता है, ठीक है। अब आइसोलेटिंग मैकेनिज्म या रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन इज मस्ट सो एज टू allow the accumulation of variants leading to speciation by preventing hybridization, ठीक है। मान लो अगर कोई एक स्पेसिफिक स्पीशीज है, होमोसेपियंस से, हम क्या है, होमोसेपियंस से, ठीक है। हमें मतलब कोई भी ऐसा फैक्टर, कोई भी ऐसा कंडीशन जो कि हम इंटरब्रीड नहीं करते हैं, मान लो किसी दूसरे स्पीशीज से, या काउ या बफेलो
या मतलब किसी भी मतलब गोट शिप किसी भी दूसरे स्पीशीज से हम इंटरब्रीड नहीं करते। क्यों इंटरब्रीड नहीं करते, क्यों नहीं करते? क्योंकि बहुत सारे ऐसे फैक्टर से या बहुत सारे ऐसे कंडीशन से जिसकी वजह से हमें रोकता है इंटरब्रीड करने के लिए। ठीक है, रिलेटेड है तो सारे मेमल्स से, लेकिन हम इंटरब्रीड नहीं करते। ठीक है, मतलब फर्टिलाइजेशन नहीं करता है। अब जो रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन है वो बहुत ज़रूरी है। मतलब नया स्पीशीज बनने के लिए रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन से ही अगर आइसोलेट है तो अलग अलग स्पीशीज क्या होंगे, अलग अलग होंगे। अगर मान लो सारे मतलब इंटरब्रीड करेंगे, ठीक है, मैमल्स में जितने भी स्पीशीज है वो सारे एक दूसरे के साथ इंटरब्रीड करेंगे तो वो सारे जीन्स मिक्स होंगे, तो उनमें कोई अलग वेरिएशन होंगे ही नहीं। ठीक है, मतलब मिक्सिंग ऑफ जीन्स होंगे तो उनमें कोई वेरिएशन, कोई चेंजेस नहीं रहेंगे। तो रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन इंपॉर्टेंट है, इट इज मस्ट so as to allow the accumulation of variation leading to the new species। ठीक है, नए स्पीशीज बनाने के लिए, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज होने के लिए रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन बहुत ही क्या है, ज़रूरी है। रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन से ही क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज, नए स्पीशीज बनते हैं। ठीक है, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन की वजह से नए स्पीशीज बनते हैं। अब बहुत सारे ऐसे रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन के फॉर्म है, जैसे कि मैकेनिकल आइसोलेशन, ज्योग्राफिकल आइसोलेशन या स्पेशल आइसोलेशन। तो रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन या आइसोलेटिंग मैकेनिज्म हमारे सिलेबस में एक अलग से टॉपिक दिया हुआ है, तो हम उसमें डिटेल में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच। तो यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या होता है, न्यो डार्विनिज्म या डार्विन थ्योरी जो है, ठीक है, न्यो डार्विनिज्म या जिसको मॉडर्न थ्योरी या सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन कहा जाता है, ये कंप्लीट हो जाता है। तो थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन में हमने 4 थ्योरीज पढ़ा। पहला थ्योरी हमने पढ़ा लमार्क थ्योरी, सेकंड थ्योरी इज डार्विन थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, थर्ड थ्योरी इज म्यूटेशन थ्योरी, फोर्थ इज न्यो डार्विनिज्म। तो ये 4 थ्योरीज इंपॉर्टेंट है थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन में। हम नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू वेरी मच।